नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। मैं मिलन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपसे बात करूंगी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश भाग 2 का। इससे पहले भाग 1 में हम इसके अलावा जो पुराने राजवंश थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। जो आगे के हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे उपलब्ध है पूर्वांचल आईएएस के ऐप में, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पे दिख जाएगा। हम सीजीपीएससी का भी पूरा जो कोर्स है आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन स्पेशल के साथ में। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। जब आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको और बहुत भी सारे कोर्सेज दिखेंगे सीजीपीएससी के अलावा, जैसे कि यूपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश का पीएससी है, मध्य प्रदेश का पीएससी है, एनसीईआरटी के विषय और बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, आपका एथिक्स है, सामाजिक जो इश्यूज हैं, आपका इतिहास हो गया, भूगोल, ये सब के अलग अलग कोर्सेज मौजूद हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, क्षेत्रीय राजवंश की जब मैंने भाग 1 में आपसे बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि कुल इतने राजवंश है जो आपको छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पहले रहे हैं, इतिहास में रहे हैं और आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमने अपने जो पहला भाग था उसमें राष्ट्रीय कुल पढ़ लिया है, शरभपुरी पढ़ लिया है, ये पंडू या सोमवंश पढ़ लिया और यहाँ से नाल पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी जो राजवंश है ये वहां के हैं जो हम पूरा वहां पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे आज और हम बात करेंगे बान, फणीनाग और छिंदकनाग की। अब देखिए, बान के बारे में जो मैं आपको बता, तो चलिए अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ बान जो राजवंश था उसके बारे में। बहुत ज्यादा इनके बारे में हमें पता नहीं है, थोड़ी सी जानकारी है। वो क्या है कि ये जो बान है इनका शासन था कोरबा में, जो फिलहाल कोरबा है, उस समय वो पाली नाम से जाना जाता था और ये जो है वहां पे शासन करते थे तकरीबन 9 ईस्वी में। ठीक है, 9वीं शताब्दी में कह सकते हैं ये वहां पर थे और इसके जो संस्थापक थे वो मल्ला देव थे, ये कहा जाता है। इसकी एक चीज जो आपको जाननी जरूरी है, इसमें एक शासक थे विक्रमादित्य। बान जो राजवंश है इसके एक शासक थे विक्रमादित्य और उन्होंने एक मंदिर बनवाया है, शिव मंदिर, और वो बना है पाली कोरबा में। ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि जब ये जो बान लोग जब थे तो यहाँ पर उसके बाद अटैक हुआ किसका, कलचुरी लोगों का। जो त्रिपुरी में जो कलचुरी लोग हैं, त्रिपुरी जबलपुर के पास जो जगह है वहां पे कलचुरी राजवंश है, तो वहां के एक राजा ने यहाँ पे आक्रमण किया बान राजाओं को और उसके बाद पराजित कर दिया और उन्होंने अपना अधिपत्य वहां पे स्थापित कर लिया। तो इस तरह से जो ये बान है वो खत्म हो गया राजवंश और वहां पे क्या स्थापित हुआ, त्रिपुरी का कलचुरी वंश। और फिर उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया तुम्मन को। तुम्मन भी कोरबा के पास में ही है। ठीक है, पाली और तुम्मन दोनों जो कोरबा के आसपास है वहां पर की ये बात है। आइए अब देख लेते हैं फणीनाग और छिंदनाग के बारे में, छिंदकनाग के बारे में। देखिए, फणीनाग की जब हम बात कर लेते हैं ना, तो फणीनाग की अवधि की अगर हम बात करें तो 11 से 14वीं शताब्दी में माना जाता है और इसके संस्थापक अहिरराज माने जाते हैं। और देखिए, जब हम इनके शासकों में आते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। पहले तो गोपाल देव क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि इन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इससे कई बार आपको सवाल देखने को मिलता भी है कवर्धा में। देखो, ये फणीनाग जो शासक थे ना, इनकी राजधानी कवर्धा थी, जो फिलहाल कबीर धाम के नाम से जानी जाती है, मैकाल क्षेत्र भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने भोरम देव का मंदिर बनाया और ये जो भोरम देव का मंदिर है इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसकी जो शैली है वो खजुराहो मंदिर के समान ही है, नागर शैली में बना है। मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि जो मंदिर बने हैं हमारे भारत में इतिहास में, 3 शैली उनकी रही है। एक नागर शैली रही है, द्राविड़ा शैली रही है जो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलन में रही, और फिर एक वैसारा शैली भी रही है जो दोनों का कहना चाहिए मिश्रण है, नागर का और दक्षिण द्रविड़ा का। और ये जो बनी हुई है भोरम देव का जो मंदिर बना है ये किसमें है, ये नागर शैली में बना हुआ है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, फिर आए रामचंद्र देव। अब ये जो रामचंद्र देव है इन्होंने भी काफी निर्माण कराए हैं, जैसे कि मड़वा महल कवर्धा में ही है, छेरकी महल। ये जो छेरकी महल है ना, ये विवाह का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जो विवाह हैं वो हुए हैं, जिसमें से एक विवाह था, एक राजकुमारी है अंबिका देवी जिनका विवाह हुआ है कलचुरी में, वो उनका विवाह यहीं पे हुआ है ऐसा माना जाता है। कवर्धा महल भी बना है जिसके जो डिजाइनर थे, या कहना चाहिए जिन्होंने डिजाइन कराया, वो कौन है, वो है महाराजा धर्मराज सिंह। इसका जो प्रवेश द्वार है उसे हाथी द्वार कहा जाता है। आखिरी जो शासक थे ना वो थे मॉर्निंग देव,
और इन्हें किसने हराया? इन्हें हराया है राजा ब्रह्मदेव ने। अब ये ब्रह्मदेव कौन थे? तो ये हैं कलचुरी शासक रायपुर शाखा के। देखिए जो कलचुरी थी ना, इनकी दो शाखाएं थी, रतनपुर के कलचुरी अलग है और रायपुर के कलचुरी भी रहे हैं, दो विभाजन रहे हैं। तो रायपुर शाखा के जो कलचुरी ब्रह्मदेव थे उन्होंने हरा दिया फणिनाग शासक मौनिंग देव को, और इस तरह से ये जो राजवंश है वो खत्म हो गया। उसके बाद आपका आ गया छिंदक नागवंश। मैं आपको याद दिला दूं, ये छिंदक नागवंश है ये बस्तर में है। हमने अपनी जो सबसे पहली स्लाइड है उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे देके रखा है बस्तर के राजवंश, जिसमें एक नाल था जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, और छिंदक नाग जो इस बार पढ़ा रही हूँ। एक ये ककतिया बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब ककतिया राज कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ में, तब उसी समय मराठा लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो गया। कहने का मतलब है मराठा वंश भी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थापित हो गया। तो आपको जानने की बहुत जरूरत है, और इसीलिए काकतीय वंश उस हिसाब से बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश और मराठा की चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे चलती रही हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे छिंदक नाग वंश के बारे में। तो देखिए इनका जो शासन काल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। इनकी राजधानी चक्रकोट है, बारसूर है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा आपके दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आता है, वहां पे एक जगह है चक्रकोट जो कि इनकी राजधानी थी। इनके जो शीर्षक अगर हम कहें तो इनके राजा जो शीर्षक लेते थे वो क्या था? भोगवतीपुरेश्वर। भोगवतीपुरेश्वर उनका शीर्षक होता था। और हमारे पास क्या स्रोत है इनके बारे में जानने का? तो हमारे पास स्रोत क्या है कि एराकोट करके एक तेलुगु शिलालेख हमें मिला है। तेलुगु मतलब भाषा का शिलालेख हमें एराकोट एक जगह है वहां पर मिला हुआ है, और एक सती स्मारक लेखन भी मिला है, जिसमें कहीं ना कहीं इस वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। और हमें ये भी पता चलता है कि इनका जो झंडा है, फ्लैग है, वो सांप हुआ करता था, और राज्य का प्रतीक बाघ और शावक को माना जाता था। ठीक है, इनके मुख्य शासकों की सूची मैंने यहाँ पे दे रखी है। देखो सूची इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं फिर से आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो परीक्षा है, चाहे राज्य सेवा परीक्षा हो गई या फिर इसके द्वारा छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित कोई भी और परीक्षा हो गई, उसके सवालों में अक्सर ये जो राजाएं हैं या मुख्य शासक हैं उनका नाम देखने को मिलता है, और सवाल भी देखने को मिलते हैं कि ये जो शासक है ये किस वंश के हैं या किस वंश के नहीं है, या किसके समकालीन है, किसके नहीं है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन किसके शासक है। और कभी कभी तो आपसे सीक्वेंस भी पूछ लिया गया है कि कौन किसके बाद आया, और इसी तरह से मैंने आपको ये मुख्य शासक का सीक्वेंस दे रखा है। आपको इसे याद तो करना ही पड़ेगा। आप मेमोनिक्स के तौर पे याद कर सकते हैं, बार बार पढ़ के याद कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहे याद कर सकते हैं, कोई कहानी बना के याद कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है। अब देखिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बता रही हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। उसमें से एक है ये धरावर्ष। तो ये जो धरावर्ष है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके समय पे एक सेनापति जो थे वो थे चंद्र आदित्य। कौन थे? चंद्र आदित्य जो है इनके सेनापति। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया है बारसूर क्षेत्र में ही। राजा धरावर्ष के समय इनके जो सेनापति थे चंद्र आदित्य, उन्होंने तकरीबन 5 मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे? बारसूर क्षेत्र में। पहला तो है चंद्र आदित्य या चंद्रदेवदेश्वर मंदिर। मामा भांजा मंदिर, आपने कई बार अगर सवाल देखे हैं तो उसमें देखा होगा मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है। गणेश जी की मूर्ति बनवाई है। चंद्र आदित्य झील भी है, और ये 32वां मंदिर। आपको 32वां मंदिर और ये मामा भांजा मंदिर से सवाल देखने को मिला होगा। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि ये छिंदकनाग वंश के समय पे बना है। राजा धरावर्ष थे, किसने बनाया? उनके एक सेनापति थे चंद्र आदित्य, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है बारसूर में। देखिए अब धरावर्ष के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासक है जो आपको जानना जरूरी है वो है सोमेश्वर। इन्हें सोमेश्वर प्रथम भी कहा जाता है। इन्होंने खुद को बहुत सारे उपाधि दिए हुए थे, शीर्षक दिए हुए थे, जैसे कि महाराजाधिराज, परम भट्टरक, परमेश्वर इत्यादि। और इनके कुछ सोने के सिक्के हमें बिलासपुर से मिले हैं। इनके विजय अभियान देखिए, इनके बहुत सारे विजय अभियान हैं जहां पर इन्होंने विजय हासिल की है। जैसे कि पहले में उन्होंने मधुरांतक को पराजित किया, मधुरांतक के जो राजा थे उनको पराजित किया और अपना क्षेत्र वहां पे स्थापित किया। ओडिशा जब ये गए थे तो इन्होंने ओडिशा में जो सोमवंश था उसके राजा महाशिव गुप्त चतुर्थ को पराजित किया था। जब मैं आपको सोमवंश ओडिशा का पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि उसके एक राजा है महाशिव गुप्त चतुर्थ, और इन्होंने उपाधि ली थी त्रिकलिंगाधिपति की।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, पहले भाग में मैंने ये पढ़ाया है। तो उनको किसने हराया था? सोमेश्वर जी ने, जो कि छिंदक नाग वंश के थे। ठीक है। वेंगी एक जगह है, वेंगी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच की एक जगह है, वहां पर भी इन्होंने जीत हासिल की थी और वहां के राजा वीर चोर को हराया था। ठीक है। लेमदा की जीत कही जाती है। लेमदा लवण एक जगह है बलौदा बाजार में, तो माना जाता है कि ये लेमदा उसी को कहा गया है। इसके साथ साथ इन्होंने रतनपुर के जो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम थे उनको भी हराया था। समझो, रतनपुर के कलचुरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने उनको भी हराया था, और जब उनको हराया तो इन्हें क्या मिला? 6,96,000 गांव इन्होंने जीते। ठीक है, इतना इनको जीत में मिला जब इन्होंने पृथ्वीदेव को हराया। लेकिन सिर्फ हराया नहीं है, एक जगह पे हारे भी। कब ये हारे? ये जजाली देव जो थे, इन्होंने सोमेश्वर देव को हराया। ये कलचुरी शासक ही थे जजालु देव। जब हम कलचुरी के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। उन्होंने इसको हराया सोमेश्वर देव को, और इन्हें बंदी बनाकर भी रख लिया, मतलब कब्जा कर लिया इनकी जगह पर। लेकिन फिर सोमेश्वर देव की माता जो है गुंडा महादेवी, जो उनका नाम है, उन्होंने अनुरोध किया ये जजाली देव से कि वो सोमेश्वर को छोड़ दें। तो फिर जजाली देव ने सोमेश्वर को छोड़ दिया। देखिए, कलचुरी जो शासन था ना, उस समय जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, उनका बहुत मान सम्मान था। तो ये भी एक वजह यहाँ पे देखने को मिलती है कि जब सोमेश्वर राजा जी की माँ ने जजाली देव से अनुरोध किया कि वो उनके बेटे को छोड़ दें, तो इन्होंने छोड़ दिया। कलचुरी के बारे में मैं पूरा का पूरा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है, उसके लिए अलग से रहेगा। अब आ जाते हैं कन्हार देव। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि देखिए, जो पृथ्वीदेव प्रथम है, जिनको इन्होंने हराया था सोमेश्वर देव ने, उनका एक अमोदा कॉपर का शिलालेख है, ताम्र शिलालेख अमोदा में मिलता है। उसमें ये बताया गया है कि जो पृथ्वीदेव प्रथम के नोबल थे, या कहना चाहिए कि उस समय उनके साथ काम करते थे जगतपाल, उन्होंने आक्रमण किया था कन्हार देव के वक्त में। कन्हार देव से पहले जो थे, यानी कि कन्हार देव से पहले सोमेश्वर जब थे, तो उन्होंने किसको हराया? पृथ्वीदेव प्रथम को हराया था। उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम के समय पे उनके एक नोबल जगतपाल हुआ करते थे। जगतपाल ने क्या किया? इनको अटैक किया। ठीक है, इन पर हमला किया चक्रकोट पर। उसके बाद देखिए, हरिश्चंद्र देव आए, जो कि आखिरी, या कहना चाहिए अंतिम शासक साबित हुए छिंदनाग वंश के। इनको किसने हराया? इनको हराया अनम देव ने। अब ये अनम देव कौन थे? अनम देव है ककातिया वंश के, जिन्होंने ककातिया वंश की नींव रखी बस्तर में। ठीक है, इन्होंने हराया हरिश्चंद्र को, छिंदकनाग वंश खत्म हो गया, और उसके बाद नींव रखी गई किसकी? ककातिया वंश की। अब देखो, यहाँ पे बात को समझो। ये जो ककातिया वंश है, इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए कुछ ही समय में लेकर के आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, जब ये राज कर रहे थे तो मराठा का आगमन हो गया था। ठीक है, उसके अलावा एक और राजवंश है कलचुरी, छत्तीसगढ़ का। त्रिपुरी वाला कलचुरी अलग है, छत्तीसगढ़ का जो 2 भागों में था, एक रतनपुर में, रायपुर में। इसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैं आपको लेकर के आऊंगी। तो ये जो क्षेत्रीय राजवंश है, हमने 2 भागों में कंप्लीट किया है, कहना चाहिए खत्म किया है, पढ़ा है। इसे आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए। ये जरूर इस जगह से सवाल आते हैं, सिर्फ सीजीपीएससी में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है ना, सब जगह पे आपको इससे सवाल देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो राजवंश थे, ये हमारे क्षेत्रीय राजवंश हैं। फिर से आपको याद दिला दूं कि पूर्वांचल आईएएस में आप घर बैठे बहुत सारे कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं और अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।